जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का यह 5वां प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि पसंद आएगा तो लाइक करना, और हाँ, जितने भी आपसे प्रश्न बन सकेंगे उन्हें अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो किसमें है? दशक, पराजय में, लालिमा में अथवा कारीगर में। तो साथियों, यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी पराजय शब्द में उपसर्ग है। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेन्द्र ने, अज्ञेय ने, देवराज ने अथवा प्रभाकर माचवे ने। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा जैनेन्द्र ने, यानी ए विकल्प सही है। अगला देखिए। अगला है, साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं तो कौन है? रघुवीर सहाय के, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या धर्मवीर भारती। तो यदि आपने यहाँ पर विकल्प चुना होगा दुष्यंत कुमार यानी बी, तो बिल्कुल सही चुना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता अथवा रविदास। तो यहाँ पर जाना पहचाना छाया हुआ नाम है ए विकल्प, यानी विद्यापति। ये मैथिल कोकिल भी कहलाते हैं। अगला देखिएगा। दिया गया है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन हैं? तो जिन दत्त सूरि हैं कि जिन धर्म सूरि, शालिभद्र सूरि अथवा धनपाल। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा 5वें का ए, यानी जिन दत्त सूरि। अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं कौन हैं? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन होगा यहाँ पे विकल्प सही? दोस्तों, यहाँ पर अंतिम विकल्प यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सही है। अगला देखते हैं। पराधीन सपनों सुख नाही पंक्ति लिखी गई है किसके द्वारा? रहीम दास जी द्वारा, कबीर दास द्वारा, मलूक दास द्वारा या तुलसीदास द्वारा। यह भी प्रसिद्ध पंक्ति है। इसके बारे में आप सभी साथी जानते होंगे कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास को टिक किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, गोकुलनाथ की रचना का नाम है तो उनकी कौन सी रचना है? 84 अष्टवन की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता या गोसाई चरित। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? साथियों, यहाँ पर 84 वैष्णवन की वार्ता यानी पहला विकल्प टिक करना है। अगला देखिए। आगे दिया गया है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे कौन थे? अज्ञेय, धर्मवीर भारती या नरेश मेहता अथवा जगदीश गुप्त। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? साथियों, यहाँ पर जगदीश गुप्त यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं तो यह किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अध्यापक पूर्ण सिंह का अथवा कुबेर नाथ राय का। तो यहाँ पर यदि आपने दोस्तों विकल्प चुना होगा ए, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल सही चुना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं। तो यह तो रचना बहुत प्रसिद्ध है, इसके बारे में सोचना नहीं है, सीधे से टिक कर दो मुक्तिबोध को। यहाँ पर इसके बारे में सबको पता है। आइए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, यह पूछा जा सकता है दोस्तों कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, 44, 45 अथवा 46। तो इसके बारे में आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। ये याद रखना जरूरी है कि यहाँ पर पहला विकल्प टिक होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? रूढ़ शब्द है यह कि यौगिक है, योग रूढ़ है अथवा इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा योग रूढ़, यानी सी विकल्प सही है। यह योग रूढ़ शब्द है। अगला देखिएगा, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तो किस सप्तक के हैं? तार सप्तक के हैं, जिसको पहला वाला बोलते हैं, ठीक है। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक अथवा चौथा सप्तक। तो ये दोस्तों हैं तीसरा सप्तक के कवि।
अच्छा, तीसरा तार सप्तक के जो कवि हैं उनकी ट्रिक बता देते हैं। ट्रिपल के विषम प्रयाग। आगे देखते हैं, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिफल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम। तो किस कविता से हैं? राम की शक्ति पूजा से, बादल राग से, अथवा पेशोला की प्रतिध्वनि से, या शेर सिंह का शस्त्र समर्पण से। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा ए वाला, यानी राम की शक्ति पूजा से। आप इस वाक्य को देख भी सकते हैं दोबारा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? 1826 में कलकत्ता से, कि 28 में कलकत्ता से, 26 में मुंबई से, अथवा 28 में मद्रास से। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों यहाँ पर ए विकल्प सही है, यानी 1826 में कलकत्ता से। अगला देखते हैं, पहला वाला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। ये दिया गया है, धन्य भारत भूमि सब रत्नान की उपजावनी। उपजावन कर लो इसको, ठीक है। इस पंक्ति के लेखक हैं कौन? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा प्रेमघन, यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी पंक्ति है। अगला देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा होगा? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? यह भी सबको पता है कि जहाँ कहीं भी गिनती आ जाती है वहाँ पर द्विगु होता है। यहाँ पर पंच यानी 5 जुड़ गया है, इसलिए पहचान सरल है। अगला देखिएगा, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, इसको आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। सदल मिश्र हैं क्या? इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सदल मिश्र, यानी पहला विकल्प टिक करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अन्य मनस्क शब्द का आशय है, क्या है? जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका, यहाँ पर जिसका कर लीजिएगा, मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, या जिसका मन केंद्रित हो। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही है बी वाला, यानी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अगला देखते हैं, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, महात्मा गांधी पर, लाल बहादुर शास्त्री पर, अथवा विनोबा भावे पर। तो यह दोस्तों महात्मा गांधी पर, यानी यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। महात्मा गांधी पर यह आधारित है और यह उपन्यास है गिरिराज किशोर का। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का, अथवा बुद्धि का। तो यहाँ पर ये जो दी गई है श्रद्धा, या दोस्तों हृदय का प्रतीक है, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, या कहानी, अथवा ललित निबंध। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा आलोचना। और यह किसकी रचना है? दोस्तों यह रचना है डॉक्टर नामवर सिंह की। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो स्कंदगुप्त, कि चंद्रगुप्त, करबला, या ध्रुव स्वामिनी। यह भी सहज है, बहुत सहज आ गया यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा सी विकल्प को, करबला, क्योंकि ये करबला जो है प्रसाद का नहीं बल्कि मुंशी प्रेमचंद का है। अगला देखिए, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, या श्रीधर पाठक, या राधा कृष्ण दास। यहाँ पर कौन सा विकल्प टिक करेंगे आप? यहाँ पर यदि आपने चुना होगा सी वाला, यानी श्रीधर पाठक, तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, कौन सा? कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास, लोकायतन। इसको हमने कई बार बताया है अब तक कि आपको पता भी होगा कि यहाँ पर प्रिय प्रवास टिक किया जाएगा। यह हरिऔध का महाकाव्य है। अगला देखिएगा, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं, कौन? श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा तीसरा वाला, यानी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न दिया गया है,
भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो यह भी प्रश्न दोस्तों परीक्षा के लिए बन सकता है। कौन सी भावना? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना अथवा भक्ति भावना? तो यहाँ पर इन्होंने माना है राष्ट्रीय भावना को, और ये राष्ट्र कवि मैथिली षडगोप्त की रचना भी है इसलिए। अगला देखिएगा, इसको पहचानना भी आसान था। अगला दिया गया है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रम का, गबन का, गोदान का अथवा निर्मला का? तो कहाँ का है दोस्तों? यहाँ पर आपको याद करना आसान है। यह गोबर है और मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है जिसको पता होगा गोदान। तो गोदान और गोबर याद करना काफ़ी आसान है। अगला देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं तो कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु अथवा इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा 30 का सी यानी मिश्र बंधु। अगला देखिएगा, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं कौन? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह है संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इस प्रकार ये क्लियर हो गया। अगला देखिएगा, खेत रहना मुहावरा आया है, इसका अर्थ क्या होगा? युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जान का बच जाना, जमीन बिक जाना अथवा जमीन खरीदना? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा पहला वाला यानी युद्ध में शहीद हो जाना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कौन सा? पूजनीय, 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 पूजनीय। हमने उच्चारण कर दिया, बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए। और आपको तो एक तो बात पहले से पता भी होगा कि यहाँ पर से विकल्प सही है, पूजनीय शब्द। अगला देखिएगा, लोकायतन के, देखिए इसको, लोकायतन के रचयिता हैं कौन? निराला, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी अथवा पंत? तो कौन है? यह भी प्रसिद्ध रचना है, इसके बारे में भी पता होगा कि यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला देखिएगा, आंसू है क्या है? मुक्तक काव्य संकलन, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर विकल्प इसका सही हो जाएगा ए वाला यानी मुक्तक काव्य संकलन। यह है प्रसाद का। अगला देखते हैं, निराला की अंतिम कविता है कौन सी? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति अथवा पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है? तो यहाँ पर बिल्कुल अलग रचना आ गई है एक, इसी को आप टिक कर लीजिए यानी 36 का डी, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, इसको भी आप जानते होंगे कि यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी ही होंगे। ठीक है, तो इसको एक बार में क्लियर कर लिया गया। अगला देखते हैं, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है कौन सा? दीपशिखा, यामा, निहार अथवा रश्मि? यहाँ पर आप कौन सा टिक करेंगे? टिक कर लीजिएगा यहाँ पर सी यानी निहार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वह है सोजे वतन, कर्मभूमि, गबन अथवा निर्मला? कौन सी होगी यहाँ पे? यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा यानी सोजे वतन, इसको अंग्रेजी शासन ने जब्त कर लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था कहाँ से? कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से या बम्बई से? कहाँ से प्रकाशित होता था? यह दोस्तों प्रकाशित होता था बम्बई से यानी डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं कौन? वृंदावन लाल वर्मा, रांगेय राघव, राहुल सांकृत्यायन अथवा आचार्य चतुर्सेन? कौन सा विकल्प यहाँ पर आप टिक करेंगे? यहाँ पर दोस्तों पहला विकल्प सही है, वृंदावन लाल वर्मा। अगला देखते हैं, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं कौन? राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह, देवकीनंदन खत्री अथवा गोपाल राम गहमरी? तो ये जो भूतनाथ उपन्यास है यह है देवकीनंदन खत्री का यानी सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नूतन ब्रह्मचारी है नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो कुछ तो है, यह है दोस्तों उपन्यास
यानी इसका यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, और यह जो नूतन ब्रह्मचारी है दोस्तों, यह है बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास। अगला देखते हैं, जाति विलास के रचयिता हैं कौन? भिखारीदास, देव, मतीराम अथवा भूषण। यहाँ पर कौन सा विकल्प आप टिक करेंगे? यह दोस्तों बी विकल्प सही है। जाति विलास जो है यह रचना है कवि देव की। अगला दिया गया है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है कहाँ पे? कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंद्र योगीन धारा में अथवा रीति काव्य धारा में। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला यानी कृष्ण भक्ति धारा में। इस प्रकार से ये पहला विकल्प सही हो गया। अगला देखिएगा, नित्य प्रति पुण्योई रहे आनंद ओज उजास में अलंकार कौन सा है? कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास अथवा अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर तो दोस्तों बिल्कुल सरल है कि यहाँ पर उपमा यानी बी विकल्प टिक कर लेना है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला दिया गया है, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? देव के बारे में, ठाकुर के बारे में या घनानंद के बारे में, या इनमें से किसी के बारे में नहीं। तो यहाँ पर छाया हुआ नाम ये भी है घनानंद का दोस्तों, और घनानंद जो थे ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। अगला देखते हैं, यह दिया गया है 48वें का 48वां है यहाँ पर, जगत सच्चाई सार। इस कविता के रचयिता कौन हैं? नाथूराम शर्मा, देवी दत्त शुक्ल अथवा श्रीधर पाठक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला यानी श्रीधर पाठक। ये हैं जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अर्ध कथानक है, क्या है? जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण अथवा रिपोर्टाज। क्या टिक करेंगे आप यहाँ पे? आप दोस्तों यहाँ पर बी विकल्प सही है यानी आत्मकथा, और यह जो आत्मकथा है यह है बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया। अगला देखिए, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ठाकुर की, घनानंद की, द्विजदेव की अथवा मतीराम की। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा यानी ठाकुर की ये पंक्तियाँ हैं, कवि ठाकुर की। अगला देखते हैं, भिखारी दास की रचना है कौन सी? काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। कौन सा विकल्प टिक करेंगे यहाँ पे? यहाँ पर दोस्तों पहला विकल्प टिक करना है यानी काव्य निर्णय। अगला प्रश्न दिया गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विक्रम संवत 1800 में या 1800 ईस्वी में, 1798 में या 1802 ईस्वी में? कब हुई थी? यहाँ पर बी विकल्प सही है यानी 1800 ईस्वी में। अगला देखते हैं, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? प्रकृति पर्यवेक्षण या प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग या ब्रज भाषा में रचना। तो कौन सी विशेषता इसकी नहीं है? यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा ब्रज भाषा में रचना, या इसकी विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं कौन? रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास अथवा भिखारी दास। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा यानी नरोत्तम दास। अगला दिया गया प्रश्न, कृष्ण गीतावली नामक काव्यकृति के रचयिता हैं कौन? कबीर, तुलसी, सूर, मीराबाई। यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा यानी तुलसीदास। ये श्री कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है कौन सा? घास, आय, व्यय अथवा नहर। हम दोस्तों जहाँ कहीं भी ऐसा आ जाता है प्रश्न तुरंत बताते हैं कि आप वाक्य बनाइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए विकल्प सही हो जाएगा सी वाला यानी व्यय जो शब्द है यह पुल्लिंग है। आइए आगे बढ़ते हैं, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी अथवा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी यानी सी वाला। अगला देखिए, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? इससे पहले हमने बताया हुआ है, कौन सा होगा आप बताएं? पुष्पदंत, हेमचंद्र को, सरहप्पा को या विद्यापति को। तो यहाँ पर इनके अनुसार चुना गया है सरहप्पा को यानी सी विकल्प सही हो जाएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बिहारी की, मतिराम की, पद्माकर की, या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना हो, यहाँ पर पद्माकर यानी से विकल्प चुनिएगा। अगला दिया गया है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, या वासुदेव शरण अग्रवाल ने? दोस्तों इसको हमने ट्रिक से बताया हुआ है, इसको जिसने उस वीडियो को देखा होगा उसे याद होगा कि यहाँ पर आदिकाल जो नाम दिया गया है या दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। अगला दिया गया है प्रश्न, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और फिर कोट का चयन कीजिए। आइए जरा हम इसका मिलान कर लेते हैं, या आप भी मिलान कर लीजिएगा। आइए हम विकल्प को टिक कर देते हैं, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। 10 कुमार चरितम को आप दंडित से मिला दीजिएगा। अगर नजदीक चरितम की बात करें तो ये हो जाएगा श्रीहर्ष, और उत्तर रामचरितम भवभूत से हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा विकल्प आप टिक करेंगे? दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ये आपने टिक कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 62 का, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो दक्षिण से उत्तर भारत में किसने प्रसारित होने को समर्थन किया है? ग्रियर्सन ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, अथवा जयशंकर प्रसाद ने? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी सी वाला सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, 63वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग है? किसका है? श्रृंगारी की, आख्यान, गेय अथवा प्रबंध? कौन सी शैली है? यहाँ पर गेय शैली है दोस्तों, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। तो यह किसकी रचना है? किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह, अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही टिक करना है, यानी डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न से, दलित समस्या से, भ्रष्टाचार से, या सांप्रदायिकता से? कौन सा विकल्प यहाँ पर टिक करेंगे? दोस्तों यहाँ पर डी विकल्प सही है, यानी सांप्रदायिकता से। अगला देखिए, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है, सबको पता है कि यहाँ पर आपको सी विकल्प टिक कर लेना है, यानी चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, अथवा राम रोटी खा लिया है? कौन सा सही होगा? यदि आपको शुद्ध अशुद्ध वाक्य पहचानने के ट्रिक देखना हो, आप ट्रिक से पहचानना चाहते हो, तो उसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, उससे आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा यह सी वाला, यानी राम ने रोटी खाई है, यह विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं कौन? अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, अथवा रघुवीर सहाय? तो यहाँ पर कौन सा आप विकल्प टिक करेंगे? यहाँ पर श्रीकांत वर्मा, यानी बी विकल्प आप टिक कर डालिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, या दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, या भाषा और समाज? यहाँ पर दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा भाषा और समाज। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? नरेश मेहता को, दिनकर को, नागार्जुन को, या निर्मल वर्मा को? किसको नहीं दिया गया? दोस्तों यहाँ पर नागार्जुन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी सबको मिला है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत है? रोला, छप्पय, चौपाई, या इनमें से कोई नहीं? इसके बारे में भी आपको पता होगा कि दोहा जो होता है यह सोरठा का उल्टा होता है, और सोरठा फिर दोहे का उल्टा हो जाता है, यानी यहाँ पर डी विकल्प। अगला देखिएगा, नेताजी कहिन के लेखक हैं? रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, अथवा मनोहर श्याम जोशी? कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर डी विकल्प सही है, यानी मनोहर श्याम जोशी।
आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा है क्या है, कहाँ की है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की अथवा पहाड़ी हिंदी की? कहाँ की है दोस्तों? यहाँ पर आप विकल्प चुनिएगा बी, तो बिल्कुल सही चुनेंगे आप, पश्चिमी हिंदी की है यह ब्रजभाषा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध को चुनिए। कौन सा शुद्ध है, ए वाला कि बी वाला, सी वाला अथवा डी वाला? कौन सा सही होगा? यहाँ पर बी विकल्प सही है, यानी संन्यास। जहाँ कहीं भी शुद्ध अशुद्ध पहचानना हो उसका अगर उच्चारण कर दें फिर भी कुछ क्लियर हो जाता है। अगला देखिएगा। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, निर्मला या प्रेमाश्रम अथवा गोदान? कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर साथियों विकल्प सही हो जाएगा गोदान, यानी डी वाला विकल्प सही है। अगला देखते हैं। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा, तो अनंत का सही कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा कि दूसरा वाला सही हो जाएगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? दोस्तों यहाँ पर जो पहला दिया गया है इसके नाम में हमने हलंत लगाया हुआ है, तो कौन सा विकल्प यहाँ पर टिक करेंगे? दोस्तों इसका पहला वाला ही टिक कर लीजिएगा, यानी अनधन अंत। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है। बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज अथवा विदेशज? कैसा शब्द होगा यह? दोस्तों यह शब्द है विदेशज। अच्छा, विदेशज है तो किसका है? यह दोस्तों पुर्तगाली शब्द है। अगला देखते हैं। पद्मावत है क्या है? एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य अथवा आत्मवक्तव्य? क्या है दोस्तों यहाँ पर? गेय नहीं दोस्तों, इसको आप श्रेष्ठ काव्य कर लीजिएगा, ठीक है, तब ये सही हो जाएगा सी वाला। तो इसी को आपको टिक भी करना था, यानी यह है एक श्रेष्ठ काव्य, गेय शब्द को हटा दिया गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है। दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त है ऐसा होना चाहिए, चिन्हित कीजिए। दिन, संध्या, अपरा अथवा पूर्वा? दोपहर के जो बाद का समय होता है उसको अपरा बोलते हैं। ये इसीलिए तो भाई दोपहर के बाद वाले समय को अपराह्न बोलते हैं। आहन माने दिन होता है, अपरा माने दोपहर के बाद वाला, तो दोपहर बाद वाला समय अपराह्न हो जाता है। अगला है। विनय पत्रिका की भाषा है जो कि तुलसीदास की रचना है, ब्रज है कि अवधी है, भोजपुरी है अथवा मैथिली है? तो इसके बारे में भी आपको पता है कि इसकी जो भाषा है वो है ब्रज, यानी ए विकल्प सही है। अगला देखिए। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं कौन? कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र वर्मा? कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? इसका विकल्प सही हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी, यानी बी विकल्प। अगला देखिए। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली, अवधी कि ब्रज या राजस्थानी? कौन से टिक करेंगे आप? आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा खड़ी बोली, यानी ए विकल्प सही है। अगला दिया गया है। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं किस रूप में? कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में या कोशकार के रूप में? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध हैं कोशकार के रूप में, यानी इसका डी विकल्प सही है। अगला दिया गया है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी या खड़ी बोली? किससे संबंध इसका? ध्रुपद जो है इसका संबंध दोस्तों है ब्रज भाषा से, यानी ए विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। बरवय नायिका भेद के रचनाकार हैं कौन? केशवदास, भिखारीदास, रहीम या बिहारी? कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर दोस्तों रहीम, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए। छीत स्वामी, यहाँ पर रा हटा दीजिएगा। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति, अष्टछाप, प्रेम मार्गी या निर्गुण मार्गी? तो किसके हैं? इसके बारे में आपको बखूबी मालूम है कि ये अष्टछाप के हैं, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला दिया गया है। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं कौन? केशव, देव, भूषण, बिहारी? कई बार आया है। अब मेरे इस वक्तव्य से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कई बार ये बिहारी ही आए हैं और इनके बारे में आपको पता भी है, रीति सिद्ध काव्य धारा के हैं। अगला देखिए। नहुस नाटक के नाटककार हैं कौन? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास,
प्रसिद्ध रचना है। आगे हमको नहीं बढ़ना है, यहीं पर आप टिक कर डालिए। हम जानते हैं आप सभी को मालूम है इसके बारे में, ठीक है। और ये जो गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं। अगला देखिए, श्री लाल शुक्ल की रचना है कौन सी? आषाढ़ का एक दिन, कटरा बी आरजू, राग दरबारी या सारा आकाश। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी राग दरबारी। अगला प्रश्न दिया गया है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो कौन सा कवि है? जयसी, सूरदास, तुलसी, नंददास। बिल्कुल अलग आ गया है यहाँ पे विकल्प, बिल्कुल हटकर है। आप टिक कर लिए होंगे यहाँ पर सी वाला, यानी गोस्वामी तुलसीदास। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? कौन नहीं है? नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा अथवा विजय देव नारायण शाही। तो कौन सा विकल्प आप टिक करेंगे? यहाँ पर बिल्कुल अलग, बिल्कुल बाद में है, विजय देव नारायण शाही। ये मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं हैं। अगला देखिए, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। तो निषाद बांसुरी की कौन सी रचना विधा है? कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है अथवा ललित निबंध है। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा, ललित निबंध है दोस्तों। तो 92 का आपने बी टिक कर लिया। और ये जो ललित निबंध है यह है कुबेरनाथ राय का। अगला देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। यहाँ पर आप चरण कर लीजिएगा, ठीक है। आगे दिया गया, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक या चंडी प्रसाद हृदयेश। तो कौन हो जाएंगे? यहाँ पर आप किसको टिक करेंगे? यहाँ पर साथियों भगवती चरण वर्मा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो इंदुमती कहानी के बारे में सबको पता है, ज़्यादा भूलने भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर भी विकल्प सही हो जाएगा, यानी किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। अगला देखिए, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं कौन? जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या श्री राम शर्मा अथवा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप कौन से विकल्प को टिक करेंगे? इसका दोस्तों श्री राम शर्मा, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। ये शिकार साहित्य के प्रणेता भी माने जाते हैं। अगला देखिएगा, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। तो कैसी विधा है यहाँ पे? संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज अथवा यात्रा वृत्त। तो किस विधा की रचना है? यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा आपका डी वाला, यानी एक बूंद सहसा उछली की विधा है यात्रा वृत्त। और इसकी बात करिए किसकी है रचना, तो यह है आज्ञे की रचना। अगला देखें, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर? आप किसको टिक कर लेंगे? यहाँ पर साथियों टिक कर लीजिएगा 97 का आप हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी डी विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं कौन है? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह अथवा अज्ञेय या मोहन राकेश। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा 98 का शिव प्रसाद सिंह, यानी बी वाला विकल्प, ठीक है। अगर हम बात करें गली आगे मुड़ती है या किस विधा की है, तो दोस्तों यह है उपन्यास। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया गया, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल अथवा रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर जो आया है डी विकल्प, यानी रामधारी सिंह दिनकर, ये दोस्तों तार सप्तक में शामिल नहीं हुए। अगला देखिएगा, आधा गांव के लेखक हैं मेहरुन्निसा परवेज, सानी, राही मासूम रजा अथवा असगर वजाहत। तो कौन है यहाँ पर दोस्तों? इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी राही मासूम रजा। अगला देखिएगा, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं प्रियमवद, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश अथवा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर उदय प्रकाश, यानी सी विकल्प सही है। अगला देखिए, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं?
प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा, जैनेन्द्र कुमार। जैसा कि इससे पहले आप रेणु का नाम सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर रेणु का नाम नहीं आया है, यहाँ पर नाम आ गया है राही मासूम रजा का, सी विकल्प। अगला दिया गया, नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश अथवा अरुण कमल। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही है डी वाला, यानी अरुण कमल। ये जो नए इलाके में है काव्यकृति, यह अरुण कमल की हो गई। आइए आगे देखते हैं, कानुप्रिया के लेखक हैं, इसके बारे में भी आपको पता है, ज़्यादा भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी धर्मवीर भारती। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है भूल गलती। यहाँ पर भूल कर लीजिएगा, ठीक है। भूल गलती कविता के कवि हैं कौन? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन अथवा मुक्तिबोध। तो इसका दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा मुक्तिबोध, यानी डी वाला विकल्प, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बुद्धू का कांटा, ये जो कहानी है इसके कहानीकार कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद्र अथवा विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो आप यहाँ पर किसको टिक करेंगे? यदि दोस्तों आपने टिक किया होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो बिल्कुल सही टिक किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, कमल नयन में बताइएगा कौन सा समास है? समास से आ गया तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय अथवा द्वंद्व। तो जहाँ कहीं भी विशेषण और विशेष वाला समास होता है उसको हम सीधे से टिक कर देते हैं कर्मधारय, यहाँ पर सी विकल्प। अगला दिया गया है समास से ही हानि लाभ में कौन सा समास है? बिल्कुल सही है, जहाँ कहीं योजक का चिन्ह जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पर आप सीधे से टिक कर लीजिएगा द्वंद्व समास, चार्थे द्वंद्व, यानी जहाँ कहीं और के अर्थ में आता है समास, या इस प्रकार का है जहाँ पर दोनों पद अर्थ प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व होता है। अगला दिया गया है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होगा? काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना, या ऐसी शर्त जो पूरी ना हो सके। तो इसका तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बाद वाला विकल्प, यानी ऐसी शर्त जो पूरी ना हो सके, यही सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो यहाँ पर लोकोक्ति और मुहारे मिक्सचर दिए गए हैं, कौन सा है यहाँ पर? लोकोक्ति, अंधे की लकड़ी, 9 2 11, गले पड़ना अथवा अधजल गगरी छलकत जाए। कौन सा विकल्प टिक करेंगे? अधजल गगरी छलकत जाए, यह लोकोक्ति है, बाकी सभी मुहावरे हैं। अगला दिया गया है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी है, रेखा चित्र है, उपन्यास है अथवा संस्मरण है। इसके बारे में आप क्या सोचेंगे? यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा पहले वाले विकल्प को, यानी यह है कहानी। अगर हम बात करें किसकी कहानी, तो यह है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? कौन सा नहीं है? बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, परती परिकथा। तो यहाँ पर आप क्लियर कर चुके होंगे कि इसका आप डी विकल्प टिक कर लीजिएगा। जो परती परिकथा है यह रेणु की है, यानी रेणु का उपन्यास है। अगला देखें, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं कौन? नागार्जुन, मोहन राकेश अथवा कमलेश्वर या फणीश्वर नाथ रेणु। तो कौन हो जाएंगे? इसका दोस्तों डी विकल्प सही है, जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, यानी 13 का डी हो गया। अगला देखिएगा, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, हबीब तनवीर या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ पर 14वें का सही हो जाएगा विकल्प डी वाला, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। संस्कृत के 4 अध्याय अगला आया है, किसकी रचना है? अज्ञेय की, मुक्तिबोध की, जयशंकर प्रसाद की अथवा दिनकर की। तो किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय, यह रचना है दिनकर की, यानी डी विकल्प सही। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव पूजन सहाय या बलभद्र दीक्षित पढ़ीस। तो किसकी रचना है यह देहाती दुनिया? तो देहाती दुनिया है रचना शिव पूजन सहाय, यानी सी विकल्प सही। अगर हम इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो इनको भाषा का जादूगर कहा जाता है। अगला देखिए, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या रेखा चित्र है। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा, यह है दोस्तों रेखा चित्र। अगला देखिए,
अगला दिया गया है आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र अथवा रविंद्रनाथ ठाकुर। तो यहाँ पर आप कौन सा विकल्प टिक करेंगे? दोस्तों यहाँ पर सी विकल्प सही है, यानी शरद चंद्र। अगला देखते हैं मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर भी आपको पता होगा, यदि आप थोड़ा भी पढ़ते होंगे फिर भी पता होगा कि यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन यानी सी विकल्प सही है। अगला देखिएगा दोस्तों, ये जो राहुल सांकृत्यायन हैं ये बहुत प्रसिद्ध हैं घूमने में, है ना। तो ये 20वां दिया गया है कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं कौन? त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ पर विकल्प सही है डी वाला, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये जो हैं ये कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। आइए आगे देखते हैं, बिल्कुल अलग यहाँ पर दिया गया है। इस जगह पर है निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 121 से 125 तक। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश पढ़ते हैं। आइए इत्मीनान से, आप परीक्षा में इत्मीनान से गद्यांश को पढ़िएगा, जिससे कि दोबारा पढ़ना ना पड़े और सारे प्रश्न एक ही बार पढ़ने में आ जाएं। क्योंकि यदि हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं ना तो बार बार उसमें ढूंढना पड़ता है और काफ़ी कठिनाई होती है, फिर भी गलत हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें दिया गया मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है जिसके भीतर बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। यानी वह जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वह बताया गया है कि उसके भीतर बंधा शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय के संबंध को वो भूल जाता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी की अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ चली आ रही है और चलती रहेगी। तो यहाँ पर इसको पढ़ा। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। दिया गया है कविता मानव का पथ कब प्रशस्त करती है? तो वहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ था कि जब वह अपनी मनुष्यता को खोने के डर से भयभीत रहता है, तब कविता मानव का पथ प्रशस्त करती है। तो इस प्रकार से 21 का सी हो गया। अगला देखिएगा, वह शेष सृष्टि के साथ हृदय का संबंध भूला सा रहता है। वाक्य में वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हमने इसके बारे में जिक्र कर दिया था कि वह जो शब्द प्रयोग में आया है यह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए, कुछ ऐसा हमने वह मनुष्य के बारे में बता दिया था। इस प्रकार संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए विकल्प सही हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कविता में प्रयोजनीयता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? वह सभी में किसी न किसी रूप में पाई जाती है, या उसका प्रचार हर काल में होता रहेगा, या वह मनुष्य की अंतः प्रकृति में मनुष्यता को जगाते रहने का काम करती है, अथवा वह सभ्य असभ्य सभी वर्गों से जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, गद्यांश में शुरुआत में लिखा था इसके बारे में कि कविता जो होती है वह सभ्य असभ्य सभी वर्गों से जुड़ी रहती है। अगला दिया गया है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है? तो मनुष्य के लिए कविता अत्यंत प्रयोजनीय वस्तु है, सही है। कविता सामाजिक दायित्व की दिशा बताती है, सही है। कविता मनुष्य को ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधने का गुर सिखाती है कि वह मानवीय दायित्वों को भूल जाता है, बिल्कुल गलत बात है, भूलता नहीं है इससे। यानी आपको यहाँ पर सी विकल्प को टिक कर लेना है। अगला दिया गया है आज का 125वां और अंतिम प्रश्न कि मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने के भय से कविता किस प्रकार मुक्ति दिलाएगी? तो दोस्तों यह जो
प्रश्न है, इसका उत्तर सही हो जाएगा सी वाला, यानी मनुष्य की अंतः प्रकृति में मनुष्यता जगा कर। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो और पसंद आया हो तो लाइक कर दें। साथ साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो में। हम अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।